ये बोर्ड आपको प्रॉपर तरीके दे रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि आवाज भी आपको प्रॉपरली सुनाई दे रही होंगी और कहीं कोई ज्यादा इको का प्रॉब्लम आज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले फिर से मैं बोल दूंगा, शुरुआती 5-10 मिनट आपका खर्च करना चाहूंगा मैं गाइड करने के लिए आपको कि देखिए आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, आप लोग को करना क्या क्या है। तो मैं पूरा बुक लिस्ट की आप बात करते हो ना, तो मैं आपको बुक लिस्ट बता दूं। आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल टॉपिक नोट्स चाहिए। पीटी की बात करें तो विद फुल ऑफ फैक्ट्स, पीटी फैक्चुअल आता है, यूपीएससी का पीटी फैक्चुअल होता है। इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप 3 किताब फॉलो कर सकते हैं, भट्टाचार्य, लुसेंट और इम्तियाज अहमद। ऑब्जेक्टिव, ये प्रीवियस ईयर और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा आप चाहो तो इनको साथ साथ कर सकते हो, तो आपका इसका कम से कम 3 टाइम्स रिवीजन रखना एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो थर्ड बुक है रिवीजन के लिए। रिवीजन भी कितना, मल्टीपल रिवीजन, वन लाइनर। लुसेंट सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा, इससे पढ़ते नहीं है। लुसेंट बुक टू रिवाइज नॉट टू स्टडी, पढ़िए आप अलग डिटेल सोर्स से और पीटी से पहले कम से कम 3-4 टाइम्स इसको रिवाइज कर लीजिए। और मैं तो कहता हूँ साथ रिवीजन करते जाओ, आपके लिए ये सफिशिएंट है, खास करके उन टॉपिक्स में जिस पे हम पढ़ा रहे हैं। आपको हिस्ट्री की बात करो तो हिस्ट्री के लिए आपको यह स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, ज्यादा कुछ भी करने का जरूरत नहीं। रामचरण शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, राजीव बहीर में अभी बहुत जाने का जरूरत नहीं है, फिर भी आप एंशिएंट जितना पढ़ रहे उतना काफी है, मेडिएवल उतना काफी हो जाएगा। मॉडर्न के लिए राजीव बहीर का किताब आप खरीद सकते हो। राजीव बहीर इंग्लिश मीडियम में भी है, उसका हिंदी रूपांतरण भी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से राजीव बहीर में रिकमेंड करता हूँ, राजीव बहीर खरीद सकते हो। तो ये मेरी तरफ से हिस्ट्री का आपका प्लान ऑफ एक्शन हुआ। पॉलिटी जब हम शुरू करेंगे तो आपको बता देंगे, वैसे पॉलिटी में भी आपका डिटेल नोट्स हम देंगे। पूरा लक्ष्मीकांत आपके काम का नहीं है, एम लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की किताब है वो बीपीएससी के लिए पूरा कतई काम का नहीं है, सिलेक्टेड पढ़ना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से करें उसके लिए, यहाँ भी आपका घटना चेक, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव लुसेंट्स, और यहाँ भी आपको बाद में एक किताब आता है ऑथर आपका लोकल पब्लिकेशन है, आपको देख के अपडेट कर दूंगा। उसमें काफी अच्छे कंपाइलेशन है, पर चैप्टर में 200-250 क्वेश्चंस का, उससे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बिहार स्पेशल के लिए आपको बता दिया, इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेना है इससे, स्पेशली फॉर बिहार स्पेशल के लिए। तो ये आपका जो बुक लिस्ट है, जिससे आपका बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चंस, हिस्ट्री इंडिया का, पॉलिटी कवर हो जाता है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल मिला करके अगर हम बात बोले तो 10 और 20, 30 और 30, 60-65 क्वेश्चन, कभी 70 क्वेश्चन तक का कवरेज आपको दे देता है। 50% लगभग काम आपका करवा देता है अगर इसमें मैथ्स शामिल हो तो। और बाकी साइंस के लिए, साइंस के सर से मैं और डिस्कशन करके बता दूंगा, बाकी अपना तजुर्बा उसमें इनपुट कर देंगे। तो क्लियर है, अब आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। Am I right? ओके फाइन। तो जुड़ गए हैं सभी लोग। जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग के 5-10 मिनट लिया जाएगा, फिर आएंगे आज के टॉपिक पे। और आज का टॉपिक रहेगा अपलिफ्टमेंट ऑफ मगध वंश का उत्कर्ष, उत्थान। साउंड कम है, नहीं हेडफोन यूज कर लो। वैसे हमारे पास एक डिवाइस है जिसमें हम चेक कर रहे हैं, एकदम पर एक
परीक्षा वाणी का बुद्धिज्म का एमसीक्यू में डाउट है सर? कोई क्वेश्चन में इसका की आपको दिया है बौद्धन का, तो की दे देंगे तो देख लीजिएगा। डाउट है तो डाउट आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड हैं, वहां आप अपना डाउट पोस्ट करें। डाउट आप जब वहां पोस्ट करेंगे तो मैं देख लिया करूंगा, वेरीफाई कर दूंगा, अगर कोई करेक्शन होगा, एडिट होगा तो उसको डिस्कस कर दिया जाएगा। केएस क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी फीस पेड स्टूडेंट है उसको उस ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, उत्थान, अपलिफ्टमेंट, यानी अपलिफ्टमेंट ऑफ मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी का अपलिफ्टमेंट आज का हमारा टॉपिक होगा। सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि उस समय की परिस्थितियां क्या रही थी, किस दौर में मगध साम्राज्य का उत्थान होता है, उत्कर्ष होता है, कौन कौन से कारक इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेवार होते हैं। वैसे तो कई कारकों का सम्मिश्रण होता है किसी भी वंश का उत्थान या पतन, परंतु उसमें जो विशिष्ट यानी दृष्टिगोचर होने वाली, दिखने वाली परिस्थितियां रहती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हम कैसे स्टडी करें। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कोई अचानक हुआ परिणाम भी नहीं था। उत्तर वैदिक काल के परंपरा में जब उनके उत्तर वैदिक काल के दौर में जब लोहे का खोज हो चुका था, कृषि कार्य में सघनता आ रही थी, यानी कि सघन कृषि की तरफ हम बढ़ रहे थे, गहरी जुताई हो रहा था, अच्छा फसल हो रहा था, अधिशेष निकलना शुरू हो गया था, जिसको सरप्लस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उसमें ना मगध पार्ट को ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिला, डेमोग्राफिकल एडवांटेज मिला, यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से उसको फायदा मिला, जनांगीय लाभ मिला। ठीक है। तीसरा आर्थिक पक्ष इसका संबंध हो गया, क्योंकि भाई जनांगीय लाभ मिला, भौगोलिक दृष्टिकोण से लोहा का यहाँ वो ज्यादा हुआ। फिर क्या हुआ कि अस्त्र शस्त्र हथियार इत्यादि में थोड़े निपुण हो गए, लोहा और हाथी पाए जाने से। फिर क्या हुआ कि इसी प्रकार से यहाँ इनका जो तरीके का आसपास का दशा था कि गंगा के उस तरफ और हिमालय के दाई तक का क्षेत्र था वो गणराज्य था। गणराज्य थोड़े से शक्तिहीन स्थिति में रहे थे, मजबूत आपका एक राज संगठन नहीं हो रहा, और मगध उस समय आपका निरंकुश राजतंत्र के आगोश में रहा। इस तरीके से जब 16 महाजनपद, जिसका वर्णन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में किया गया है, उन 16 महाजनपदों में एक संघर्ष, एक रस्म-कस्सी शुरू होता है। और जैसे ही अलग अलग शक्तियां बनती है किसी भी दौर में, दो शक्तियों में संघर्ष होना स्वाभाविक है, किसी शक्ति संघर्ष करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर जब शुरू होता है तो डेफिनेटली उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर में जो सबसे आगे निकल के आते हैं वो काशी और मगध रहते हैं, है ना। तो काशी और मगध का जो स्ट्रगल रहता है वो आएगा निकल के चैप्टर्स के फ्लो के बीच में, बट सबसे अल्टीमेटली जो उस बैटल को जीतते हैं वो मगध वाले जीतते हैं। मगध में आपका हरियक वंश से ज्यादातर हम स्टोरी पढ़ते हैं, परंतु मगध का चर्चा महाभारत में हमें काफी मिलता है। अगर थोड़ा सा एंशिएंट टाइम से लेके चले तो महाभारत में, और पुराना टाइम से महाभारत, जिसको जय संहिता भी बोलते हैं, पुराना नाम और वास्तविक नाम जो महाभारत का है वो क्या है, जय संहिता। तो जय संहिता अर्थात महाभारत में मिलता है। अब किस राजा का नाम मिलता है, भीम के साथ युद्ध होता है, जरासंध। जब आप राजगीर घूमने जाइएगा, जब आप राजगीर घूमने जाइएगा, जो कि मगध का प्राचीन राजधानी रहा है, ये सवाल इस बार के बीपीएससी पूछ लिया था, मगध का प्राचीन राजधानी वैसे गिरिब्रज रहा है, गिरिब्रज को ही राजगीर बोला करते थे। तो अगर गिरिब्रज ऑप्शन में गिरिब्रज कहेंगे, नहीं है तो राजगीर कर सकते हैं आप। तो राजगीर जब आप घूमने जाएंगे तो वहां जरासंध का अखाड़ा है, तो जरासंध वहां के शासक हैं। तो जरासंध वर्सेस भीम का मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध का वर्णन महाभारत में मिलता है। तो अब पृथ्रथ वंश के शासक जरासंध, और जरासंध किस वंश के शासक हुए, तो पृथ्रथ वंश का शासक हुए।
बृहद्रथ वंश जो है मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन रहा? साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार, ये जरूरी है कि साक्ष्य क्या है। हिस्ट्री में कुछ भी पढ़े तो सोर्स कंफर्म करें। सोर्स ये नहीं कि लुसेंट से पढ़े हो या ब्रह्मन से पढ़े हो या रामचंद्र शर्मा से पढ़े हो। हिस्टोरिकल सोर्स क्या है? मगध का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत के अनुसार वंश कौन है? तो आपका बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के शासक जरासंध की चर्चा हमें महाभारत में मिलता है। महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। विशुद्ध और प्राचीनतम नाम जय संहिता है। बृहद्रथ वंश के बारे में ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जरासंध ने अपनी पुत्री के साथ शादी मथुरा के शासक कंस से किया, जो कृष्ण के मामा रहे। फिर महाभारत वाले एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम में आने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनकी प्रमाणिकता हमारे पास सिर्फ एक साक्ष्य के अनुसार है, और वो साक्ष्य है आपका महाभारत। बाकी कहीं से इसकी प्रामाणिकता निकल के नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम जरासंध यानी बृहद्रथ वंश के शासक के साथ मल्लयुद्ध करते हैं। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुजन्य होता है। ये पूछ सकते हैं बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रहता है, वो नाम ये पढ़ लीजिएगा। तो लग रहा है कि ऐसे घुमाएंगे, यही सवाल गलत करेंगे। रिपुजन को मार देता है इसका सेनापति। रिपुजन का सेनापति दरबारी मंत्री रहता है पुलक। वो पुलक को मार करके अब महीय अपने पुत्र को बनाता है, और बाद में महीय क्या करता है, पुलक और उसके पुत्र को मारकर बिंबिसार को नियुक्त कर देता है। बिंबिसार यहाँ से खरीद रिपुजन्य को मार दिया जाता है। कौन मारता है? पुलक। और पुलक को मारता है महीय। और महीय किसे नियुक्त करता है? तो यहाँ से कहानी शुरू होता है। बिंबिसार 544 बीसी में 544 बीसी में किस वंश के अंदर? आर्यक वंश। अब महत्वपूर्ण चीजें शुरू हो गया। तो सबसे पहले आ गया कि मगध के उत्कर्ष की परिस्थितियां क्या रही थी। मगध के उत्कर्ष में सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है हमें महाभारत जय संहिता मिलता है। राजगीर मगध की प्राचीन राजधानी है। जरासंध जो बृहद्रथ वंश के शासक हैं, भीम के साथ बंधुत्व का हमें प्रमाण मिलता है। और प्राचीनतम साहित्य के अनुसार मगध का जो सबसे पुराना वंश रहा है वो बृहद्रथ वंश रहा है। जरासंध उसके महान शासक में से रहे हैं। आखिरी शासक जो रहे बृहद्रथ वंश के रिपुजन्य रहे हैं। रिपुजन्य को पुलक मारता है। पुलक को फिर महीय मारता है। महीय अपने एक व्यक्ति को जहां से बिंबिसार को गद्दी पर बिठाता है, पुत्र को, यानी कि बिंबिसार के फादर कौन हो गए? महीय। और बिंबिसार को कहा जाता है आर्यक वंश के संस्थापक। अगर कंफ्यूज करें तो याद रख लीजिएगा आर्यक वंश सबसे पहले, फिर हम पढ़ेंगे पहले हम शिशुनाथ, फिर हम पढ़ेंगे नंद, इसके बाद आता है मौर्य, फिर आता है मौर्य। उत्तर में दो हमें पढ़ना है, शुंग और कर्ण। अगर याद रखने में दिक्कत हो तो एक एक इसका आप शब्द निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा ना। असीम से मां निकाल लिया, शुंग से सो निकाल लिया, कर्ण से क निकाल लिया, ये आपका ट्रीक बन जाएगा। ठीक है, तो आप ह से हर्यक वंश की हम बात कर रहे हैं। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व की कहानी है। तो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, देखो कल समझाया था आपको 544 बीसी को लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बोलेंगे। तो लगभग 6वीं शताब्दी बीसी में बिफोर क्राइस्ट में मगध साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण सत्ता का संगठन होता है। और महत्वपूर्ण सत्ता के संगठन के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति रहते हैं वो बिंबिसार रहते हैं। क्लियर हो रहा है माइंड में पिक्चर? तो 544
बीसी में भारत में कहीं 544 लिखा रहेगा, कहीं 545 लिखा रहेगा, एग्जैक्ट कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। तो आप देखिएगा कि हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, इनको सैनिक बोलते हैं। सैनिक मतलब सेनी है। क्यों बोला जाता है? सबसे पहली बार अस्थायी सेना रखने का जो कल्चर, संस्कृति, व्यवस्था बनाया मगध में, वो बिंबिसार ने सेना बनाया। इसलिए सेनीय नाम रखा गया, अपभ्रंश उसी का। जिसने अस्थायी सेना रखना शुरू किया उसको श्रेणी है, और इसी को आपका श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी से श्रेणी से तात्पर्य नहीं है, बल्कि क्या तात्पर्य रखिएगा आप, सेना का संगठन करने वाला। और राज्याभिषेक की जो बात रहेगी वो आप रखिएगा 544 बीसी पूर्व में संगठन, 545 में मगध के हरेक वंश के प्रथम संस्थापक, हरेक वंश के संस्थापक प्रथम सम्राट बिंबिसार का राज्याभिषेक होता है। बीसी की घटनाएं हैं सारी। इन्होंने अस्थायी सेना का संगठन किया था, इसलिए श्रेणी कहलाए। इसके बाद आपको यहाँ पढ़ना होगा कि बाद में हरेक वंश में जो एक हरेक वंश में पितृहंता वंश भी कहते हैं। सब लोग इसमें क्या करते हैं, अपने अपने पिता को मानते थे पितृहंता। अरे वो होता क्या था, बड़ा सिंपल सी बात है। पिता को मानने का मजबूरी भी था, लेकिन पिता के मानने को आप जस्टिफाई करोगे, माफी चाहूंगा, मजबूरी नहीं होगा पिता का मानना। एक्चुअली में क्या होता था कि आप जब आगे बढ़ेंगे ना, काफी लंबे समय तक जब शासन करते थे, दूसरा राजा जो आता था वो काफी लेट आता था। दूसरा राजा 52 साल में नियुक्त हुआ, तो 52 साल में नियुक्त होगा तो 18 साल में राजा रह पाएगा ना, तो बेचारा आजिज हो जाता था, थक जाता था। पता नहीं हम राजा कब बनेंगे। लंबा लंबा आयु होता था व्यक्ति का, 100 साल का जीवन होता था। तो 100 साल मान लो, अब अगली एज में पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति 16 साल 18 साल में पिता बनता है और 100 साल में वो गुजरता है, उसके गुजरते समय उसका बेटा भी 72 साल का हो जाएगा ना, सॉरी 82 साल का हो जाएगा। तो अगर वो पिता को ना माने तो वो राजा ही नहीं बन पाएगा। 82 साल में कोई राजा बनना चाहेगा? तो ये बकवास है। मेरे दिमाग में ऐसे बकवास हिस्ट्री पढ़ने के दरमियान आते रहते हैं, और हिस्ट्री में लॉजिक्स होते हैं, वो अलग अलग वेरी करते हैं। कुछ भी सही होता है, अपना अपना समझ की शक्ति होती है। तो खैर ये तो एक बकवास ही था, जिससे आपको आइडिया लगा कि एक कारण ऐसा भी हो सकता है। कई हिस्टोरियन ने इसे कारण बताया है ना। तो अब पहले ध्यान रखिए कि पितृहंता वंश कहते थे। हरेक वंश में बिंबिसार ने राजधानी कहाँ बनाया था? वही पुराना राजगिरी। हरेक वंश की राजधानी कहाँ रही? राजगिरी रही। एक शासक आएंगे हरेक वंश में, वो राजधानी तो वही रखते हैं, लेकिन एक शहर का स्थापना करते हैं उदयन नाम से, और वो पाटलिपुत्र के संस्थापक के रूप में चर्चा आएगा। हम आपको आज सारा पढ़ाने वाले हैं। फिर इसके चर्चा आता है कि बिंबिसार के समकक्ष व्यक्ति कौन कौन? तो गौतम बुद्ध। अरे भाई, गौतम बुद्ध को दूसरे, तीसरे और चौथे वर्षा ऋतु निपटाने के लिए, सॉरी वर्षा ऋतु बिताने के लिए, है ना, बेनूबल नामक जगह पे रहने का स्थान दिया था बिंबिसार ने। तो बिंबिसार किसके समकक्ष रहा? गौतम बुद्ध के समकक्ष रहा। और गौतम बुद्ध के शुरुआती दौर में बिंबिसार रिवीजन भी तो होगा, और अंत तक, अंत में एक बैग है इसके साथ में जीवक नाम के, वो भी ध्यान रखिएगा। कौशल नरेश प्रसेनजीत, सब गौतम बुद्ध कोडल पॉइंट है। प्रसेनजीत के साथ सबसे ज्यादा समय गुजारा है गौतम बुद्ध ने। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया है, लगभग 21 साल। फिर अवंती के प्रदो जीवक नाम क्या? एक वैद, अच्छा मिलता है,
जो बिंबिसार के मित्र परंतु जिसे पहले युद्ध में हराया, युद्ध में घायल हो जाने के बाद, बीमार पड़ने के बाद उसको सहायता के लिए, उसके इलाज के लिए जीवक नामक अपने बैल को भेजा। बिंबिसार की नीति बहुत खतरनाक था। बिंबिसार ने शादियों के द्वारा संबंध बना करके अपने मगध क्षेत्र को सुदृढ़ किया, दोस्ती यारी करके, पहले हरा के, उसके बाद वहां से कूटनीतिक संबंध बना के, तो बड़े अच्छे कूटनीतिक के रूप में बिंबिसार का पहचान रहता है। तो हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार एक बहुत बड़े और अच्छे कूटनीतिक और दूरदर्शी शासक के रूप में पहचान रखते हैं, जो आपका श्रेणी यानी सेना के गठन के साथ साथ सिर्फ उनका भरोसा सेना पे नहीं रहता है, बल्कि अन्य सारी जो ताकि सुदृढ़ीकरण की परिस्थितियों के समरूप उस समय हालात रहे थे, उन सब का प्रयोग किया। कूटनीतिक प्रयोग, दूरदर्शी चाल, बोलना, विपक्षियों को, सबका प्रयास किया गया। तो जीवक नामक बैल जो आपके बिंबिसार के मित्र अवंती के शासक प्रदोत थे, उनके बीमार पड़ने में भेजा गया। जीवक ने बुद्ध का भी उपचार किया है, तो गौतम बुद्ध के सेवा के लिए भी बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। अवंती के शासक प्रदोत के सेवा के लिए भी बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध भी हुआ था। शुरुआत में बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के अंत समय में अजातशत्रु। 483 ईस्वी में जब मृत्यु होता है, यानी महानिर्माण की प्राप्ति होती है गौतम बुद्ध का, तो में कौन रहता है शासक? अजातशत्रु। अतः प्रथम बौद्ध संगति का प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, जिसके अध्यक्षता महान ऋषभ ने की थी और स्थान था राजगृह। अजातशत्रु ने आगे बढ़े तो चलिए आप एक एक करके और डिटेल्स पढ़ते हैं। हम विषय में डिटेल पढ़ेंगे तो हरियक वंश की राजधानी कहाँ? राजगृह। हरियक वंश के संस्थापक कौन? बिंबिसार। हरियक वंश की संस्थापना कौन? कब? 544 ईसा पूर्व में। उसके बाद हरियक वंश के बिंबिसार के समकक्ष के परिस्थितियां क्या? अवंती के शासक प्रदोत, कुशल नरेश प्रसेनजीत, गौतम बुद्ध के शुरुआती दौर में, अंत में अजातशत्रु और जीवक का चर्चा हम देखेंगे। और जैसा कि आपको बता दिया कि इन्होंने कई तरीके कूटनीतिक परिस्थितियों का, पारिवारिक परिस्थितियों का, सबका इस्तेमाल अपने राज्य मगध के सुदृढ़ीकरण के लिए किया। कोई एक तरीके से नहीं, युद्ध नहीं किया गया था। 3 प्रकार से लोग शादी करते हैं, प्रकार से नहीं, 3 व्यक्तियों से इनके शादी, महिलाओं से शादी का उल्लेख आता है। उसमें आपका चेलना का, दूसरा देवी का, और एक और आता है चर्चा जो पंजाब के पास का एक महाजनपद रहता है, मध्य प्रदेश बोलते हैं उसे, क्षेमा, है ना। तो कोसला देवी, एक क्षेमा का भी चर्चा आता है और चेलना का भी चर्चा आता है। ये 3 अलग अलग महाजनपदों में शासक, परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध, ये भी क्या था? कुछ हद तक प्राचीन भारत में अकबर वाली नीति पे चल रहे हैं। अब कोसला देवी का बात आता है तो यहां से उठा लीजिएगा कौशल नरेश प्रसेनजीत की, पूछा जाता है एग्जाम में, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। कोसला देवी कहां? तो कौशल नरेश किसकी बहन? तो प्रसेनजीत की बहन। क्षेमा, तो क्षेमा के बारे में आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश जो आज का पंजाब है आधुनिक रूप में, कि राजकुमारी क्षेमा। मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा। और चेवना कौन? तो चेतक की पुत्री। चेतक कौन? तो लिच्छवी वंश का शासक। कल एक चर्चा और हुआ था, जैन धर्म पढ़ते समय, पहला क्लास जैन धर्म का लिया होगा तो एक नाम और आता है आपका, वो नाम आता है यहाँ पे विशेष रूप से त्रिशला का।
लिक्सला कौन? महावीर की माता, और वो चेतक की बहन। लेकिन चेलना कौन? चेतक की पुत्री। तो लिच्छवी वालों के साथ, जबकि लिच्छवी आपका उत्तर भारत में बहुत अच्छा गणराज्य के रूप में जाना जाता था, तो लिच्छवी यानी वैशाली वाला पार्ट में उधर इनका संबंध हो गया, दामाद हो गए भाई। पंजाब यानी कि गुरु के ऊपर वाला पार्ट में इधर आपका कौशल जो समय का बहुत मजबूत महाजनपद था। तो इन तरीके से इन परिस्थितियों का दोहन करते हुए, लाभ उठाते हुए मगध को एक मजबूत साम्राज्य के रूप में बदला गया। और यहीं पे आपको क्या होता है, ये तीन से तो वैवाहिक संबंध, अब कुछ युद्ध भी होता है। और युद्ध में खास करके ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आपको बता दिया था अवंती के शासक के साथ लंबी अनिर्णय लड़ाई, यानी अवंती के शासक प्रदोष, आपको बताया गया के साथ लंबी अनिर्णयित लड़ाई होता है। बाद में दोनों के बीच दोस्ताना संबंध हो जाता है और उपचार के लिए अपना बेट जीवक को भेज दिया जाता है। तो जिस अनिर्णयित लड़ाई से भी इनको फायदा मिला, अवंती के शासक प्रदोष को हरा नहीं पाए बिंबिसार, परंतु उस समय तक अवंती भी मगध के एक पार्ट के रूप में दिखने लगा, कार्यक्रम होने लगा, परफॉर्म करने लगा। तो कौशल हो गया, लिच्छवी हो गया, अवंती आ गया। तो आप देख सकते हो कि मगध अगर महाजनपद आपको क्लियर है, मैप पे कराया था, तो ये सब आपके आंखों के सामने आते होंगे कैसे कि इन लोकेशंस में इनका चीज हो जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, प्रारंभिक संघर्षकों में से एक था। लेकिन अच्छी चीज क्या रही कि ब्राह्मणों के प्रति ये सहिष्णु रहा। अगर ब्राह्मणों के प्रति असहिष्णु होता तो ब्राह्मण विद्रोह का खतरा था उस समय। उस समय ब्राह्मणों की संख्या ठीक थी, बिहार में आर्यीकरण हो चुका था मगध क्षेत्र में। तो इसने अपना पूरा फोकस धार्मिक रूप से कट्टरपंथियों के और जो धार्मिक रूप से आडंबर का जो स्वरूप था उसके खिलाफ कुछ किया नहीं, परंतु बुद्ध को संरक्षण देकर के उस पर प्रहार करने का प्रयास किया, पर सीधे रूप से उनको नाराज नहीं किया, ब्राह्मणों को नाराज भी नहीं किया। लेकिन ये अनुयायी किसका रहा? बुद्ध धर्म का अनुयायी रहा। तो आपको कहानी समझ में आ गया कि प्रारंभिक रूप से बुद्ध को सबसे ज्यादा संरक्षण किसने दिया? बिंबिसार ने। परंतु ये श्रमण परंपरा से जो बुद्ध है उसे ब्राह्मण परंपरा के खिलाफ होने नहीं दिया गया, और बड़ा ही समन्वयित तरीके से दोनों अब सामने निकलते हैं। दूसरे के कट्टर विरोधी होने के बावजूद भी कोई धार्मिक उन्माद और हिंसा का कहीं से साक्ष्य नहीं मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज के तकरीबन 2600 साल पहले के लोग कुछ हद तक ज्यादा समझदार थे कि दो एकदम एक दूसरे के विपरीत धार्मिक विचारधारा चल रही है, परंतु किसी प्रकार का आपका वर्णन नहीं मिलता है साहित्यिक साक्ष्यों में कि बहुत बड़ा क्रूसेड धर्म युद्ध या कोई दंगा फसाद होगा, है ना। तो बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार आपको ये समझ में आता है कि बिंबिसार के बड़े पुत्र अजातशत्रु ने 493 बीसी में, है ना, ध्यान रखिएगा 493 बीसी, तो आप सोचो 7 साल यहाँ से, अब 44 साल यहाँ से, 51 साल से पहले राजा है। मान लेते हैं 20-22 साल में इसके महीने इसको बनाया होगा, 25 साल में। तो यार अगर कोई 80-85 साल तक राजा ही रहेगा तो उसका बेटा क्या करेगा? उसको बंदी बनाएगा ना। तो एक्चुअली आपका बिंबिसार के बड़े पुत्र अजातशत्रु ने इसको बंदी बनाया। अजातशत्रु, तो सबसे पहले तो याद करिए कि बिंबिसार फिर अजातशत्रु, बिंबिसार फिर अजातशत्रु। और बिंबिसार को कहा जाता है आपका श्रेणी और आपका कुणिक। अब देखोगे यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि बिंबिसार और अजातशत्रु में एक नाम बड़ा कॉमन चलता है, कुणिक और श्रेणी। इसमें लोग कंफ्यूज भी होते हैं। अस्थायी सेना रखने का इनका नाम क्या दिया गया? श्रेणी है, और अजातशत्रु को बोलते हैं कुणिक। ये 493 बीसी में
गद्दी संभालते हैं जार के उत्तराधिकारी के रूप में, और मगध के साम्राज्य विस्तार की जो नीति रही उसको वास्तविक चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में अजातशत्रु का बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि युद्ध के द्वारा बहुत ज्यादा स्ट्रगल बिंबिसार ने नहीं किया, परंतु अंग महाजनपद से बहुत भीषण लड़ाई लड़े हैं अजातशत्रु। अ से अजातशत्रु से अंग, अंग वर्सेस मगध की भीषण लड़ाई थी, और अन्य प्रदेश को जीत करके और मगध में किसने मिलाया? अजातशत्रु। अ से अंग और अ से अजातशत्रु। अब कौशल नरेश प्रसेनजीत से इनका वैवाहिक संबंध हो गया था, लेकिन फिर मगध और कौशल में अजातशत्रु के टाइम में भीषण संघर्ष हो जाता है दामाद के जाने के बाद, और इस बार हराता है अजातशत्रु प्रसेनजीत को। और कौशल वर्सेस मगध में भी किसको विजय मिला? खूब युद्ध किया है मगध, यहां पे जीता मगध। तो आंध्र प्रदेश को किसने मिलाया? अजातशत्रु। कौशल नरेश, कौशला देवी, कौशल नरेश की बहन कौशला देवी से शादी करते हैं बिंबिसार, उनके पप्पा, लेकिन बाद में अपने ननिहाल को ही युद्ध में हराते हैं कौन? अजातशत्रु। स्टोरी के फॉर्म में पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा। असली मुद्दा बनता करते हैं वश्य का। अजातशत्रु के रहते हैं एक महामंत्री, वश्य का नाम रहता है, कूटनीति मंत्री बोलते हैं जिनको, डिप्लोमेटिक मिनिस्टर, आज के टाइम के विदेश मंत्री। तो इनके एक मंत्री होते हैं, नाम होता है वश्यकार। मिटा दो थोड़ा सा जगह यहां पर। वश्यकार कौन है? अजातशत्रु के मंत्री। ये बच्चे संघ में फूट डाल देते हैं, सारे गणराज आपस में लड़ जाते हैं। उसके बाद क्या करता है अजातशत्रु? कमजोर बच्चे संघ को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। देख कितना स्मार्ट बंदा। ऊपर की तरफ कौशल को जीत लिया, उधर की तरफ भागलपुर वाले पार्ट की तरफ, मुंगेर वाले पार्ट की तरफ अंग को जीत लिया। अब बच्चे संघ और आपका लक्ष्मी बेंद्र सारे समस्या क्रिएट कर रहे थे, तो उन सभी गणराज्यों में वश्यकार की मदद से, अपने डिप्लोमेटिक मिनिस्टर, विदेश मंत्री की मदद से फूट डाल दिया। और जब एक बिखरा हुआ गणराज्य है तो कमजोर गणराज्य होगा, उसको आराम से मगध साम्राज्य में मिला दिया गया। तब सोचो कंप्लीट बिहार, मगध, अंग और बच्चे संघ ही तो महाजनपद थे बिहार में, पूरा कंप्लीट बिहार मिल गया इनको। कौशल मिलने से आधा यूपी मिल गया इनको, इधर अवंती आपका एमपी मिल गया इनको। आप समझो धीरे धीरे करके पूरा आपका भारत पे पकड़ मजबूत करना शुरू करते हैं। शत्रु के बारे में अगर बात बोले तो अजातशत्रु ने सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो लड़ी थी, वो लड़ाई लड़ी थी किससे? अंग से। बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई था। तो और कौशल के नरेश प्रसेनजीत से भी लड़ाई लड़ी थी, और वश्यकार अपने मंत्री के मदद से कूटनीतिक रूप से ही बच्चे संघ पे में फूट डाल करके उनको अपना लिया था, गणराज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। वश्यकार का नाम याद रखिएगा, सबसे फैक्चुअल चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। अब हम आगे सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु, अ से अजातशत्रु और अ से अंग, आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। अ से अजातशत्रु, अ से अंग। अंग को मगध में शामिल कराने वाला बिंबिसार नहीं, बिंबिसार अवंती के शासक प्रदोत के साथ लड़ाई लड़ा और जीवन को बाद में अन्य लड़ाई के बाद दोस्ती कर करके और भेजता है। लेकिन अब होता क्या है कि अवंती में जो अनिर्णित युद्ध हुआ है, यहाँ पे अजातशत्रु अवंती को भी हरा देता है, पूर्ण रूप से अपने सत्ता के अधीन लाता है। अवंती, मल्ल, सब याद रखिएगा। तो मुख्य रूप से अवंती हो गया, मल्ल हो गया, इन दोनों को भी, मल्ल कहां? मल्ल गणराज्य उत्तर पूर्वी वाला पार्ट हो गया, गोरखपुर, देवरिया, ये सब वाला पार्ट हो गया उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल आज का। अवंती आपका पूरा का पूरा हो गया उज्जैन वाला पार्ट हो गया।
बिंबिसार रहा है। और बड़ी अच्छी बात है बिंबिसार के, सॉरी अजातशत्रु के विषय में आप चाहूंगा। अजातशत्रु रहा है, अच्छी बात है। आप सोचो, ये जैन धर्म के अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण यानी ब्राह्मणवाद यानी ब्राह्मण प्रथा को मानता होगा। ये जैन धर्म के अनुयायी में था, बौद्ध धर्म के अनुयायी में था, अब ब्राह्मणों के खिलाफ भी नहीं। अजातशत्रु ने बौद्ध संगति भी करवाई। अजातशत्रु के टाइम में प्रथम बौद्ध संगति होता है। अजातशत्रु जैन परंपराओं को भी प्रश्रय दिया है। अजातशत्रु ब्राह्मण के खिलाफ कहीं ऐसी कोई बातें निकल के नहीं आती है। तो उसका फोकस साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियों पर था, ना कि धार्मिक नीतियों पर था। धार्मिक नीति में वो बौद्ध के ज्यादा नजदीक इसलिए था कि बौद्ध धर्म में समन्वय की बातें होती थी, सभी वर्ण को एक साथ लेकर चलने की बातें होती थी। और एक राजा यही चाहता है कि भैया जनता में शांति रहे, युद्ध हम अकेले लड़ लेंगे, सेना हमारे पास स्थायी है। जनता में विद्रोह नहीं चाहता ना, जनता में राजत्व के प्रति समर्थन हो, तभी तो बाहर के राज्यों से लड़ाई करके जीत के लाएगा, साम्राज्य का विस्तार करेगा और एक महान शासक के रूप में पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। अतः एक उदार सम्राट के रूप में अपनी छवि बनाया, बौद्ध जैन धर्म को सभी को बराबर प्रश्रय दिया। परंतु अजातशत्रु का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा था। बौद्ध ग्रंथ से ऐसा पाया जाता है। 483 ईसा पूर्व में अपने राजगद्दी संभालने के 10 साल बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्पश्चात राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप राजस्थान में प्रथम बौद्ध संगति होता है, जिसके अंदर क्या होता है, शुद्ध पिटक और विनय पिटक का। धीरे धीरे इतना बात बोलूंगा इन चीजों को कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के काल में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है और शुद्ध पिटक विनय पिटक की बात आपको बता ही दिया। और अजातशत्रु को एक इंपॉर्टेंट स्तूप है यूपी के अंदर, हाँ, भरभूत स्तूप की वेदिका में स्तुति करते हुए दिखाया गया है। ध्यान रखिए, अजातशत्रु को भरभूत स्तूप की वेदिका में स्तुति करते हुए दिखाया गया है। और रख लीजिएगा कि अजातशत्रु को कुनीक कहते हैं और बिंबिसार को श्रेणिक कहते हैं। पहले श्रेणिक फिर कुनीक, पहले श्रेणिक फिर कुनीक। और ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि अजातशत्रु ने अंग को मगध में मिलाया, पूछा जाता है, बिहार हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वशिकार इनके मंत्री ने बज्रसंग में फूट डाल के अपने शासनकाल में इनको मिला दिया, पूछा जाता है आपसे। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम में हुआ और कहां हुआ, तो राजगृह में सप्तकर्णी गुफा के अंदर हुआ। और इसके बाद ज्यादा क्वेश्चन आपका अजातशत्रु का बनता नहीं है। सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता का ये भी हत्या करता है। बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु का हत्या कर देगा इसका बेटा उदयन। तो आपको क्लियर है, अजातशत्रु क्लियर है, बिंबिसार क्लियर है। अब हम हरेक वंश के शासक उदयन की तरह पढ़ रहे हैं। ज्यादा कुछ इसमें परेशान होने वाला है, आराम से आप सीखते चलेंगे, याद करते चलेंगे, हमारा प्रयास है। आज साउंड इशू ज्यादा हो रहा है। आज साउंड इशू ज्यादा हो रहा है, चेक करवा लेता हूं, शायद माइक्रोफोन का बैटरी गया क्या। एक बार चेक करिए तो बाहर जाकर के, अगर साउंड में ज्यादा इशू है तो फिर मुश्किल हो जाएगा क्लास। इंपॉर्टेंट भी है, इससे एक क्वेश्चन तो है आपके पेपर में, अपलिफ्टमेंट ऑफ मगध और मगध के सम्राट अर्चना कुमारी। मेरे में ठीक आ रहा है। मेरे बगल में ऑफलाइन क्लास की ले रहे हैं, 2 बच्चे बैठ के, उनको बाहर भेजा है ऐप में चेक करने के लिए, तो देख लेता हूं कैसा आ रहा है। थोड़ा इको आ रहा होगा कि जो साउंड ऑब्जर्वर है जो लगा है शायद वो काम नहीं कर रहा, इको ऑब्जर्वर जिसको बोलते हैं। अब लिखें इको ऑब्जर्वर, क्योंकि हमारे पास जो हॉल है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, जो हमारा क्लासरूम है ऑफलाइन का,
एक हमें छोटे क्लासरूम में स्टूडियो सेटअप बनाना ही पड़ेगा। तो चलें देखते हैं नेक्स्ट वीक तक मैं कुछ प्लान कर सकूं। अब ठीक आ रहा है, पहले नहीं। ठीक है, साउंड आज थोड़ा कम है। ओके फाइन, चलें हम शुरू करते हैं। तो जैसा भी है कोशिश करिएगा आप लोग सहयोग करने का। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने पहले बिंबिसार के विषय में पढ़ा। अरे वास्तविक शासक बिंबिसार, जिसे श्रेणी कहते हैं, 545 ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी बीसी में इसका क्या होता है, शपथ ग्रहण होता है, जिसे आप मौसम। अच्छा, बाहर मौसम भी खराब है, यहाँ पे अभी पता चला है काफी धूल और आंधी की संभावनाएं हैं, इस वजह से नेटवर्क इश्यूज की वजह से भी होगा। कंटिन्यू करता हूँ। हर एक वर्ष के आपके दो शक्तिशाली शासक दोनों रहे, वो किसके समकालीन रहे, गौतम बुद्ध के समकालीन रहे। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके खुद राजा बनता है। बिंबिसार जो रहते हैं भैया, वो उज्जैन अवंती के शासक प्रदोत, कुशल, नरेश, प्रसेनजीत और इन सब के समकालीन होते हैं। प्रदोत के साथ उनका निर्णित युद्ध भी होता है। कुशल, नरेश, प्रसेनजीत के बाद कुशलादेवी से शादी कर लेते हैं, बिंबिसार शादी करते हैं। उसके बाद पंजाब में मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से शादी करते हैं। केकट की आपकी पुत्री चंद्रना से शादी करते हैं। इन शादियों का उद्देश्य वास्तव में था कूटनीतिक सुदृढ़ता हासिल करके मगध साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। अब क्या होता है कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था और भारत में धर्म का संरक्षण बहुत ज्यादा देता है। बौद्ध मान्यता के अनुसार ऐसा कहा गया है कि इनका पुत्र जो अजातशत्रु रहता है उन्हें बंदी बना देता है, और कई चीजों में ये लिखा गया है कि इनको हत्या ही कर देता है परंपरा के अनुसार। तो खैर, भारतीय इतिहास में प्रथम शासक था जिसने स्ट्रेस न रखा था, इसलिए उनको सैनिक कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जीवक इसके टाइम के बहुत महत्वपूर्ण क्या थे, डॉक्टर, जिसको वैद्य कहते थे, जो दोनों के सेवा में गए थे। अवंती के शासक प्रदोत और गौतम बुद्ध के। फिर हमने अजातशत्रु के बारे में पढ़ा। अजातशत्रु का कोरोनेशन यानी कि राज्यारोहण होता है 493 बीसी के आसपास, और उसके बाद इन्होंने क्या दोनों ही सहारा लिया साम्राज्यवादी नीति को चरम पर पहुंचाने के लिए। ये तो अपने ननिहाल से भी लड़ जाते हैं, प्रसेनजीत को युद्ध में हराते हैं, अवंती को पूर्णतः शामिल कर लेते हैं, मल्लुक पे भी आक्रमण कर देते हैं। सबसे पहले अंग को हरा के मगध में मिला देते हैं, फिर वर्षकार मंत्री के थ्रू बजेशन में फूट डलवा को मिला लेते हैं, और धीरे धीरे करके वास्तविक सुदृढ़ता जो हासिल करवाते हैं मगध साम्राज्य को, वो अजातशत्रु। उसके बाद आप देखेंगे कि अजातशत्रु के टाइम में ही आपका मृत्यु हो जाता है किसका, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होते हैं, महापरिनिर्वाण प्राप्ति के बाद 483 ईसा पूर्व बीसी के अंदर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में सप्तकर्णी गुफा के अंदर होता है, जिसका महाकश्यप ने की, और उसमें जो कार्यक्रम होता है वो क्या होता है, शुद्ध पिटक और विनय पिटक नामक दो ग्रंथों का संकलन हो जाता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से क्लियर होगा। और धार्मिक रूप से उदार था, आपको बता ही दिया, बौद्ध परंपरा के नजदीक था, जैन धर्म का समर्थक रहा हुआ है, परंतु ब्राह्मण धर्मवाद के खिलाफ बहुत ज्यादा कोई इसका कार्यक्रम निकल के नहीं आता है। और ठीक इसी प्रकार से इसके बेटा उदयन जो होता है वो किसको मार देता है, अजातशत्रु को। तो सबसे पहले हर्यक वंश के 3 शासक का आप क्रम याद रखिए। कैसे याद रखिएगा, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार का हत्या करता है अजातशत्रु, अजातशत्रु का हत्या करता है उदयन। उदयन से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि पाटलिपुत्र शहर का नींव कौन रखता है। पाटलिपुत्र शहर का नींव रखने वाला व्यक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है उदयन। उदयन कौन था, तो पहले आंध्र प्रदेश जो जीता था इसके पापा ने यानी अजातशत्रु ने, तो इसको आंध्र प्रदेश में कहते ना, मतलब शासक राजा उप राजा के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। तो उदयन पहले से आंध्र प्रदेश में राजकाज संभाल रहा था। तो जैसे ही वहां से उसको लगता है कि अब राजा बनने का समय आ गया है, मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी को धमकाया था, मतलब मार दिया था, हत्या किया था, वंश रहा है हर्यक वंश। तो यहाँ से उदयन भी अपने पिता का हत्या कर देता है और आकर के फिर यहाँ पे उत्तराधिकारी घोषित करता है खुद को हर्यक वंश का, और 460 ईसा पूर्व के आसपास ये गद्दी संभालता है। अब गंगा
संगम पर पटना। अब देखिए इधर से सोन आता हुआ और इधर से आपका गंगा ऐसे देखेंगे, तो यहाँ पे आपका इधर से और भी नदियों का आगमन। और तो यहाँ पे जो राजधानी बसाने का जो किलाबंदी की बात होती है वो क्या रहता है आपका, कुल मिलाकर के इधर रहता है सोन के काफी इधर, इस तरफ नहीं, इधर जो रहता है ये रहता है यहाँ पे आपका पाटलिपुत्र, एक राजधानी बनाने का योजना। और किसने तैयार किया था, तो उदयन ने। उदयन राजधानी बसाता है और राजगिरी के तर्ज में पाटलिपुत्र को स्थापित करता है। अब मगध के पृथ्वीराज अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर जाती है। अब उस समय क्या अवंती के जो शासक रहते हैं विजय हासिल इनके पप्पा करते हैं बहुत बुरी तरीके से, प्रदोष के को हराते हैं। वही का एक गुप्तचर रहता है वो पाटलिपुत्र में ही पर ऐसा मान्यता है उदयन को मार देता है और यहाँ से हरेक वंश समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। उदयन चला गया, मार दिया गया, मारना था उसके बेटा को, मार दिया तो दूसरा करके। उदयन का हत्या करने की जिम्मेवारी किसकी थी, उदयन के बेटा का, एक चलता रहा था, दूसरा को मारता है तो खत्म हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि हरेक वंश का आखिरी शासक कौन हुआ तो उदयन कर दीजिएगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। हरेक वंश का आखिरी शासक हुआ नागदशक। ये कौन, उदयन का पुत्र। उदयन का पुत्र नागदशक लेकिन एक बहुत ही विलासी किस्म का शासक था, अय्याश किस्म का व्यक्ति था, निर्बल था, शासन तंत्र बिल्कुल स्थिर थी, उसको अपने प्रशासनिक ढांचा पे पकड़ नहीं था, कंट्रोल नहीं था पूरे व्यवस्थाओं के ऊपर और यहाँ से कोलैप्स हो जाता है। तो हर से हर और सर से हसी अन्ना आया था। अब हम पिक करते हैं शिशुनाग पर। तो सबसे राजाओं का नाम याद कीजिए, बिंबिसार, यही है पूरा का पूरा। उसके बाद बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, याद करवा दूंगा पूरा, चिंता मत करो। इसके बाद आया उदयन, उदयन का पुत्र आया नागदशक, न से नाग और यहाँ आपका शिशुनाग। उसके बाद नागदशक, नागदशक के बाद आते हैं शिशुनाग। हरेक वंश के बाद शिशुनाग वंश का स्थापना होता है। अब उसमें होता क्या है कि बहुत ज्यादा विद्रोह हो जाता है, राजतंत्र स्थिर बना रहेगा तो विद्रोह का आशंका बहुत ज्यादा होता था, जनता में संतोष फैल जाता है। विद्रोह होते ही इसी का सेनापति शिशुनाग नाम रहता है। शिशुनाग ने विद्रोह को अपने हाथों में कवर करते हुए और यहाँ से सब कुछ खत्म कर दिया और हरेक वंश समाप्त हो जाता है। अशीत में से अब आ जाते हैं कौन, तो शिशुनाग। ध्यान दीजिएगा शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन, तो संस्थापक बेचारे स्वयं ही रहते हैं शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग रहता है। अब शिशुनाग वंश, शिशुनाग का काम इतना ही रहता है, ये सेनापति रहता है, इसने स्थापना कर दिया, लेकिन ज्यादा इसका कोई कारोबार नहीं रहता है, बल्कि ज्यादातर इसका जो काम रहता है, हाँ, इसने भी मगध के साम्राज्यवादी नीतियों को ही आगे बढ़ाया। अगर आपसे सवाल है पूछे कि शिशुनाग वंश ने क्या बाकी सारे क्षेत्रों को स्वतंत्र कर दिया था, तो नहीं। और शिशुनाग के समय कुछ युद्ध भी हुआ था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण था बस। और अगर आपसे उत्तर पूछा जाए कि बस कौशल को मगध साम्राज्य में किसने शामिल किया, तो उत्तर शिशुनाग करिएगा। बस कौशल एवं अवंती को अंतिम रूप से, हाँ, ये सेनापति ही था, ये लड़ाइयां करता रहता था। बस कौशल एवं अवंती को अंतिम रूप से मगध में शामिल, इसके बाद कभी मगध से बाहर गए ही लंबे समय तक। फिर मौर्य वंश तक भी मगध के अधीन ही रहेंगे, फिर मौर्योत्तर काल में मगध से बाहर जाएंगे, तो बाद में नंद वंश में भी रहते हैं ये। तो वंश कौशल एवं अवंती को अंतिम रूप से मगध में शामिल करने वाला शासक शिशुनाग। और शिशुनाग के पुत्र होते हैं कालाशोक। कालाशोक, हाँ, वो अशोक नहीं, कालाशोक है। अब इसके पुत्र कालाशोक, इसके समय में क्या होता है, राजधानी पुत्र से ये ट्रांसफर होकर के, मतलब राज की, देखो यहाँ पे बदलाव क्या क्या हो रहा है। तो काकवर्ण में बोलते हैं,
अल्पकाल शासन में पाटलिपुत्र को ही मगध का राजधानी बना दिया था। शिशुनाग ने यहाँ से कालाशोक बाद में क्या करता है कि राजधानी को लेके जाता है वैशाली। कर देगी जनता। अब इसका कारण ये होता है कि राजधानी शिफ्ट करने का, राजधानी शिफ्टिंग में बैठिंग होता है आपका क्या, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में और तृतीय बौद्ध संगति वापस पाटलिपुत्र में, चौथे कश्मीर में। तो इसके समय मुख्य रूप से राजधानी जो उदयन के टाइम का रहता है वो पाटलिपुत्र रहता है। और वर्णन ये मिलता है कुछ साहित्यिक स्रोतों के अंदर, खास करके हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण, जब काकवर्ण भी बोलते हैं काला शोक को, काक मतलब काला, वर्ण मतलब रंग, काला रंग का, काला शोक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग का पुत्र कालाशोक, कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति के समय याद रखिएगा कालाशोक सबसे लंबे समय तक शासन करता है, शिशुनाग वंश के अंदर 22 वर्ष तक शासन करता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्पष्ट नहीं दिया हुआ है हर्षचरित के अंदर कि कालाशोक को भी क्या हो जाता है कि ओके, थोड़ी टेक्निक की दुनिया में थोड़ा इन चीजों को हमें मान्यता देते चलना पड़ेगा कि समस्याएं होती रहेंगी। अपनीश, राजीव, कन्हैया, बिंसु, प्रफुल्ल, पराशर, कंचन, चलिए। उदयीन जो था, उदयीन आपका वो बस, उदयीन अलग है, उदयन अलग है। उदयीन हमने आपको बताया था वो अलग है और उदयन आपका अलग है। उदयन ये हर्यक वंश का है, दोनों के डिफरेंस को आप समझते चलिएगा। हर्यक वंश का उदयन और वो उदयीन जो आपका है उस समय वो बौद्ध के समकालीन होता है। उदयीन ने बस में बौद्ध को बुलाया था, बुद्ध भगवान को, तो वो उदयीन है ना, बौद्ध शासक उदयीन। उदयीन ये वो नहीं है, ये है बुद्ध के समकालीन। किसी ने सवाल पूछा था, जरूरी है। और उदयन है हर्यक वंश का आपका शासक। अब शिशुनाग वंश में ज्यादा सवाल नहीं आता है, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, महाबोधि वंश के अनुसार 22 वर्ष तक शासन रहा है, शिशुनाग संस्थापक रहा है, ज्यादा नहीं पूछाते इससे सवाल। राजधानी को वैशाली में ट्रांसफर करने वाली बात आती है, पाटलिपुत्र को भी अल्पकालीन राजधानी के रूप में रखता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक के बाद हम सी और न करेंगे, सी और न। हर्यक वंश देखा, शिशुनाग वंश देखा। अब बात आता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक और नंद वंश का आपका प्रथम शासक। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन रहा? देखो हर्यक वंश में लिखता हूं, प्रथम शासक बिंबिसार और अंतिम शासक रहता है कौन है यहाँ पे? तो अभी आपने देखा था प्रथम शासक बिंबिसार, उदयन का पुत्र नागदशक। कंफ्यूज नहीं होना है, नागदशक। अब नागदशक प्रथम शासक यहाँ कौन? शिशुनाग। और नाग का अंतिम कौन? नंदीवर्धन। यहां ना से फिर से कौन? नंद वंश का खानानंद, सॉरी माफी चाहूंगा, महापद्म नंद। और आखिरी शासक का नाम नंद। ये है प्रथम शासक और ये है आखिरी। 2 बार इसको देखेंगे, याद हो जाएगा। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार और आखिरी शासक नागदशक। शिशुनाग वंश का प्रथम
सुना आखिरी शासक नंदीवर्धन और नंदवंश का प्रथम शासक महापद्मनंद और आखिरी शासक जो है वो घनानंद। तो हम मौर्य वंश से पहले, इसके बाद माशूक में से म लेंगे और मौर्य आ जाएगा। मौर्य और मौर्योत्तर हमारा अलग डिस्कशन का पार्ट है। अभी हम मौर्य से पहले की चीजों को पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ेंगे मौर्य से पहले का मगध, फिर पढ़ेंगे मौर्य के दरमियान का मगध और फिर पढ़ेंगे मौर्य से बाद का मगध। हमारा फोकस लगभग वही रहेगा क्योंकि हम बिहार हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। दोस्तों आपको कंफर्म करवाता चलूं कि हम प्राचीन इतिहास पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि आपको हमको अलग से बिहार हिस्ट्री नहीं पढ़ाना पड़ेगा। बिहार हिस्ट्री हमको फिर प्राचीन बिहार का इतिहास हो जाएगा पूरा। जब हम मध्यकालीन पढ़ेंगे तो इसीलिए पढ़ेंगे कि मध्यकालीन भी आपको पढ़ा दूंगा। शेरशाह सूरी पे हमारा फोकस रहेगा, वहां पे उस समय बिहार पढ़ेंगे मध्यकालीन में। तो आधुनिक में बिहार पढ़ेंगे तो सारी क्रांति वगैरह और बिहार का योगदान हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। जहां जो भी पढ़ेंगे हम उसका बिहार से परिप्रेक्ष्य तलाश लेंगे, लेकिन ये तो पूरा ही बिहार है तो यहाँ ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। तो पहले याद हो गया। तो अब हमारा चर्चा का एजेंडा है भैया नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन? नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद। महापद्मनंद नंदवंश के संस्थापक। आखिरी शासक कौन नंदवंश के? तो आखिरी शासक नंदवंश के घनानंद। घनानंद को ही पदस्थापित करके चाणक्य के मदद से, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो भी नाम दे लीजिए, इनके मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का नींव डाल देगा आगे जाकर के। लेकिन ध्यान रखिएगा नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद, इसने आपको एकराट, सर्वछत्रांक ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां हासिल की थी। महापद्म, उग्रसेन, ये सारी उपाधियां। अब इनको उग्रसेन, महापद्मनंद जो नंदवंश के संस्थापक हैं, महापद्मनंद, इनको एकराट का उपाधि दिया जाता है। सर्व छत्रांक बोलते हैं, छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। महापद्मनंद कहता भी था खुद को कि क्षत्रियों का विनाश करने के लिए ही आया है। महापद्मनंद सर्व छत्रांतक, एकराट बोलते थे, उग्रसेन बोलते थे, ये सब इनका नाम पूछा जाता। इसने सर्व छत्रांतक को उपाधि धारण की थी महापद्मनंद। महापद्मनंद क्या है? तो नंदवंश का संस्थापक। सबसे पहले कलिंग अभियान करने वाला यही था। कलिंग कहां? तो उड़ीसा। अब बताओ कलिंग अभियान में जीता होगा या हारा होगा? तो कलिंग की सबने बजाई है, अशोक ने भी, सबने। कलिंग से जीत के वहां से मूर्ति उठा के लाता है, जिन की प्रतिमा, ये आपका पूछा था। कलिंग अभियान में विजय होता है, वहां से जिन की प्रतिमा लाता है, जैन धर्म से जुड़ाव रहता है समय, तो ये आपका जिन की प्रतिमा उठा के लाता है विजय स्मारक के रूप में। और कलिंग का नरेश खारवेल, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख आता है, ध्यान रखिए। कौन है? खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख। उसमें चर्चा आता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर बनवाया था। इससे क्लियर हो जाता है कि कलिंग का प्रशासनिक अधिकार जो था वो महापद्मनंद के पास आ चुका था, नंदवंश के संस्थापक था। तो कलिंग को लेकर के इतना क्यों पड़े रहते थे ये लोग? उस समय तक व्यापार का कार्यक्रम शुरू हो चुका था और कलिंग से होते हुए उड़ीसा के रास्ते नीचे जाते हुए हम समुद्र का एक्सेस पाके व्यापार करते। हाथियों का बहुत मात्रा में उपलब्धता था उधर लोहा बहुत आसानी से मिल रहा है, आसानी से। तो इन सब एडवांटेज पॉइंट को अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कलिंग को अटैक कर रहे थे मगध वाले। महापद्मनंद ने पहले किया और बाद में बहुत बड़ा अटैक होता है अशोक के टाइम पे, उसको हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो महापद्मनंद का सबसे प्रमुख अभियान रहता है, वो रहता है इसके खिलाफ, कलिंग नरेश खारवेल के खिलाफ हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका?
कलिंग नरेश खारवेल, चीजों को याद करते चलेगा, सोर्स बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा मिले, उसमें आपका क्या चर्चा मिलता है कि महापद्मनंद ने एक नहर निर्मित कराया था और इस उपाधि धारण करने की वजह से और बहुत सारे साहित्य से लेके इसे पहला शूद्र शासक मान लिया जाता है। और शूद्र शासक यानी शूद्र नंदवंश जो रहे वो पहला शासक आए थे जिन्होंने ब्राह्मण और बात और ब्राह्मणों को थोड़ा सा चुनौती प्रदान करने का प्रयास किया था। इनका बौद्धिज्म के प्रति भी ज्यादा झुकाव नहीं था, ये अधार्मिक किस्म से हो गए थे, इनका धर्म और फिलॉसफी के प्रति ज्यादा यकीन नहीं रहा था। यही कारण था वो साहित्यिक स्रोतों में इनको शूद्र डिक्लेयर कर दिया गया। क्या पता अगर रिलेट करें तो कि धर्म को राजकीय तंत्र में या राजत्व में प्राथमिकता देते नहीं थे, सर्व शतरांग घोषित करते थे, खुद को क्षत्रियों का विनाशक कहते थे कि धरती को क्षत्रियों से खत्म करवा देंगे। कलिंग अभियान में विजयी होते हैं जिनकी प्रतिमा स्मारक के रूप में, विजय स्मारक के रूप में मोमेंटोस बोलते हैं, जिसको उठा के ले आते हैं। कलिंग नरेश खारवेल वहां का शासक था खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल 4-5 पर पढ़िए, घर ज्ञात हो जाएगा। हाथी गुम्फा मिले कलिंग नरेश खारवेल से जुड़ा हुआ है। नहर बनाने की बात आती है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ये भी बताया हुआ है, कई सारा जगह लिख दिया गया तो शूद्र में कौन सी जाति थी, वे नाई थे। अब इनका साक्ष्य नहीं आपके एग्जाम में फिर पूछा है महापद्मनंद कौन सी जाति से थे, नाई में से अधिक से अधिक आपको पूछ सकते हैं कि साहित्यिक स्रोतों के अनुसार प्रथम शूद्र शासक को माना गया है। अब नंद वंश का सबसे बड़ा ताकत के रूप में ना हाथी वाला सेना उभर गया था। उड़ीसा के जंगलों पे अधिकार हो जाने से और झारखंड के जंगलों पे अधिकार हो जाने से हाथी बड़े प्रचुर मात्रा में आने लग गए थे। और जब उत्तर की तरफ लड़ाइयां कर रहे थे वहां दलदली जमीन बहुत सारा था, तो दलदली जमीन में घोड़ा तो चल नहीं पाता था, लेकिन वो मिट्टी वाले जमीन और पाक वाले जमीन में हाथी पैदल चल के लड़ाइयों में बहुत काम आता था। और हाथी से एक बार हाथी को उस समय नशीली पदार्थ खिला के एकदम 100 लोगों को रौंदवा दिया करते थे। तो हाथी के से लेकर के इनका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यही कारण था कि जब घनानंद के टाइम में आप देखिएगा अंदर जिस समय आक्रमण करता है उस समय आखिरी शासक कौन रहते हैं, घनानंद। सिकंदर किसके समय में भारत पर आक्रमण करता है, तो नंद वंश के समय में। उस समय नंद वंश का आखिरी शासक कौन रहते हैं, घनानंद। तो घनानंद के पास भी अच्छा खासा गढ़ सेना रहता है। उस गढ़ सेना की बहुत बड़ा रोल रहता है। सिल्वर क्रिकेटर का उसका सेनापति नदी क्रॉस करने से मना कर देता है। कौन सा नदी, ब्यास नदी। हाँ, झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था हाइडेस ब्रिज का, और अल्टीमेटली ब्यास नदी पार करने से मना। ब्यास नदी पार करने से सिकंदर का सेना इनकार कर देता है। अब इसमें विवाद भी है। स्थूलभद्र जो श्वेतांबर परंपरा का जनक है वो तो कहता है कि हमारे नंद वंश के शासक सारे जैन बता देंगे, जैनी घोषित कर दिया है। बुद्ध भगवान वाले बौद्धिस्ट जो होते हैं वो अपने आप को नंद धर्म से नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अगर बात करें आपको तो नंद काल में साहित्य का उत्थान होने लग गया था। अष्टाध्यायी का रचयिता फाननी, याद करिएगा, अष्टाध्यायी ये रचयिता कौन, पाणिनि। ये किसके समय में थे, नंदों के समय में, नंद वंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा जाता है। कात्यायन ये भी आपके किसके समय में थे, नंद वंश के समय में। कात्यायन। उपवर्ष ये बहुत भिक्षु थे, किसके समय में थे, नंद वंश के समय में थे। सब पूछा जा सकता है। नंद वंश का प्रथम शासक महापद्मनंद, आखिरी शासक घनानंद। सिकंदर किसके समय में आक्रमण किया था, घनानंद के समय। सिकंदर भारत पे कब आक्रमण किया था, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब रहा था, 325 ईसा
उसी के 3 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है और घनानंद 325 बीसी में इसी समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, कॉन्सेप्ट बनाएंगे। और फिर यहीं से 322 ईसा पूर्व में 3 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने सलाहकार चाणक्य की मदद से घनानंद के शासन में विद्रोह फैला देता है और जन विद्रोह के माध्यम से बाह्य आक्रमण करवा करके और घनानंद को उच्युक्त कर देता है और फिर मौर्य वंश स्थापित हो जाता है। बिहार में अगर बात करो तो अगर यहाँ से विशेष रूप से मगध से जुड़ा हुआ तो बिंबिसार अजातशत्रु दोनों थे, वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और जैन भगवती सूत्र में तो कहा जाता है कि वज्रसेन को हराने का प्रमुख रणनीतिकार जो था वश्यकार कौन है, अजातशत्रु का मंत्री, और कूट डाल करके इतना कमजोर कर दिया था कि मगध के सामने वो लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं। मगध के पड़ोस में आपके विदेह, जाति, बिस्वी इत्यादि तरीके से कुल 8 गणराज्य एकदम एक से एक करके सरेंडर कर देते हैं, मगध में मिला दिया जाता है और सब शतरांग और एकराट की उपाधि से विभूषित होकर के क्षत्रियों का विनाश करने के लिए नंद वंश का शासन आता है महापद्मनंद को। और नंद वंश के ही घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है, परंतु हस्ती सेना का वाचक भी माना जाता है। सेना थक गई थी, किसी भी प्रकार से जाति पार करने से मना कर देते हैं। वहां पर सिकंदर के सेना और राजा पोरस के बीच में लड़ाई होता है, हाइडस बीच में युद्ध बोला जाता है। ये घटना का है और ये आप याद रखिएगा, हर्षवर्धन वंश से सुनाग वंश, न से नंद वंश। और आपका 544 ईसा पूर्व में घटना है और नंद वंश में आप ध्यान ये रखते जाए कि नंद वंश भारत का पहला शासक के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया। एक बेसिक आउटर फेस आपको खास करके हर्षवर्धन वंश, सुनाग वंश और नंद वंश का आपको दिया। और नंद वंश की वंशावली को जब आपको पूछा जाता है, प्राचीन भारत का इतिहास इतना डीप से आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटे तौर पे जो चीजें हैं वो आपको बता दूं। कलिंग नरेश कार्य में याद रखिएगा, हाथी गुम्फा विलेख जी की प्रतिमा लाने वाली बातें और हाथी गुम्फा प्लेट में महापद्मनंद के द्वारा एक नहर बनाने का कहानी में मिलता है। और कलिंग कहा तो वर्तमान में उड़ीसा के पास, और कलिंग में आक्रमण करने वाला पहला शासक के रूप में महापद्मनंद को जानिएगा। महापद्मनंद ने रथ मूसल वाला वो जो एक मतलब युद्ध सामग्री यंत्र या सामरिक यंत्र रहता है जो चक्री चलता है और उससे सिला भद्रक रहता है जिससे पत्थरों के बड़े बड़े वो निकलते हैं, रथ के आगे वो पूरा रहता है, उसे खटा खट खटते जाते हैं। बाहुबली में सब इस्तेमाल किया गया बहुत सारा ना, वो यहीं से बिहार पे भी अच्छा मूवी बनाया जिसमें इन यंत्रों के बारे में दिखाए, इन युद्धों का वर्णन करे, इसके पीछे का फिलॉसफी समझाने का प्रयास करे। हमारे बिहार वाले जो भोजपुरी कलाकार हैं वो उसी में लगे रहते हैं स्थिरता फैलाने में और वही उनका दिमाग में चल रहा होता है। तो खैर विषयांतर नहीं करूंगा टॉपिक को, तो क्या करते हैं उनका अपना कमर्शियल इंटरेस्ट है, इतनी प्राइड और इतनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, किसी न किसी को तो निकल के आना ही चाहिए कुछ बेहतर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन समझ में आया होगा और कम से कम हर एक वंश, सुनाग वंश और नंद वंश की स्थितियों को आपसे आप अवगत हो पाए होंगे।